क्वांटिटीज है उन सारे फिजिकल क्वांटिटी को जब आप क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज जब आप उनको क्लासिफाई करते हैं तो एक उनके बेसिस पे कि कैसे वो बना था, किस तरह के क्वांटिटीज के मिलने से कोई क्वांटिटी बना है। जैसे अगर आप एरिया का बात करते हैं तो उसमें लेंथ और ब्रेथ करके दो क्वांटिटी मिलता है, ठीक है। अगर आप फोर्स का बात करते हैं तो उसमें मास और एक्सेलरेशन आता है, एक्सेलरेशन के अंदर वेलोसिटी और टाइम आता है। तो वैसे केस में अगर हम लोग इसको डिराइव करें तो ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और एक होता है डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी और डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी ये सब हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन में कर रखते हैं। लेकिन आज के डिस्कशन का जो पार्ट है जिसमें फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग डिवाइड करेंगे वो दो नाम से करेंगे, ठीक है ना। ये आज के क्लास में ये दो नाम से जाना जाएगा, एक होगा स्केलर और दूसरा होगा वेक्टर। सबसे पहले तो स्टूडेंट्स को ये समझना पड़ेगा कि फिजिकल क्वांटिटीज में स्केलर और वेक्टर का कॉन्सेप्ट है क्या। मान लो जैसे आप अगर किसी पर्टिकुलर रूम का टेम्परेचर या किसी बॉडी का मास या मेरे पेन का लेंथ अगर बताना चाहते हैं तो इसके लिए किसी डायरेक्शन का कोई जरूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए अगर हम बोलेंगे इस पेन का लेंथ कितना है, तो आप जब इस पेन के लेंथ को बताएंगे, सपोज ये आपका पेन है और इस पेन के लेंथ को आप बताएंगे तो आप बोलिए 15 सेंटीमीटर, और इसके लिए कुछ नहीं चाहिए होता, पेन का लेंथ बता दो 15 सेंटीमीटर, हो गया कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अब कोई थोड़ी ना बोलेगा सर ईस्ट में जाइएगा तो 15 सेंटीमीटर, वेस्ट में जाइएगा तो बदल जाएगा, ऐसा तो है नहीं। पेन का लेंथ अगर 15 सेंटीमीटर है तो 15 ही सेंटीमीटर रहेगा, चाहे ईस्ट हो वेस्ट हो नॉर्थ हो, मतलब डायरेक्शन इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, डायरेक्शन इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, नीचे ठीक है। डायरेक्शन इसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है, केवल और केवल इसका मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या सर, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड का मतलब होता है एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक एप्रोप्रिएट यूनिट, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक एप्रोप्रिएट यूनिट। सर इसका मतलब क्या है, देखो जी 15 जो आप देख रहे हैं वो न्यूमेरिकल वैल्यू है और सेंटीमीटर उसका यूनिट है। जैसे अगर आप टेम्परेचर का बात करते हैं तो मान लीजिए जब आप बोलते हैं 30 डिग्री सेंटीग्रेड तो 30 हो गया उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और डिग्री सेंटीग्रेड हो गया यूनिट, ठीक है। मान लीजिए जैसे आप किसी बॉडी के मास का बात करते हैं, जब आप मास का बात करते हैं सपोज 6 kg, तो 6 हो गया उसका न्यूमेरिकल वैल्यू और kg हो गया यूनिट। इन सारे क्वांटिटीज को जानने के लिए, पहचानने के लिए इसका मैग्नीट्यूड ही काफी, केवल मैग्नीट्यूड बता दिया कोई, मतलब आपको करेक्ट इंफॉर्मेशन दे दिया, ठीक है। आपको डायरेक्शन इसमें लगाने का कोई जरूरत नहीं होता। क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है सब कोई? ठीक है। तो ऐसे क्वांटिटीज को जिनको समझने के लिए केवल और केवल मैग्नीट्यूड ही काफी है, इसमें डायरेक्शन का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, उनको कहते हैं स्केलर। लेकिन मान लीजिए जैसे सपोज हम आपके सामने ऐसा बोले कि देखो मेरे बॉडी पे, सपोज ये हम यहाँ खड़े हैं और बोले मेरे बॉडी पे मेरा दो फ्रेंड फोर्स लगा रहा है, एक फ्रेंड फोर्स लगा रहा है 10 न्यूटन, एक फ्रेंड का फोर्स है 10 न्यूटन का और दूसरे फ्रेंड का फोर्स है 8 न्यूटन का। कोई बता सकता है कि मेरे बॉडी पे टोटल कितना फोर्स लग रहा है? 18 न्यूटन। 18 न्यूटन मान लिए भाई, कोई और कुछ बोल सकते हैं क्या? अच्छा, जो लोग बोले 18 न्यूटन किसका आंसर था? अभिषेक का। सर अगर दोनों फोर्स एक ही तरह से लग रहा है तब वो ऐड हो जाएगा, और अगर ऑपोजिट से हो रहा है तो फिर वो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। वेरी गुड, मतलब यहाँ पे केवल अगर ये बोल दिया जाए कि फोर्स 10 न्यूटन का और 8 न्यूटन का लग रहा है तो आप करेक्ट आंसर नहीं बता पाइएगा जब तक कि हम इन फोर्सेस का डायरेक्शन आपको नहीं बताए। एकदम बिल्कुल सही बोले, बिल्कुल सही बोले। अगर ये दोनों फोर्स एक डायरेक्शन में लगेगा तो एक अलग आंसर आएगा 18 न्यूटन का,
और अगर ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा तो आपका एक अलग आंसर आएगा 2 न्यूटन का। क्या मेरी बात समझ में आ रही है सबको? यस सर। मतलब यहाँ फोर्स यहाँ पे फोर्स जिस क्वांटिटी के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उसके मैग्नीट्यूड के अलावा आपको उसका डायरेक्शन भी बताना पड़ेगा, तभी वो आपको एक परफेक्ट या एक्यूरेट आंसर मिलेगा, या आप उसके बारे में पूरा ज्ञान रखे हैं ऐसा सोच सकते हैं। बोलो मेरी बात समझ में आई? यस सर। तो ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो और एक कोई ना कोई प्रॉपर डायरेक्शन हो, ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी उतना ही इंपॉर्टेंस रखता है जितना कि मैग्नीट्यूड रखता है, उनको हम लोग कहते हैं वेक्टर्स। ठीक है, अब मान लो जैसे हम बोल दें कि देखो जी आपके घर से, मान लीजिए आपका घर है, सपोज आपका घर है मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर, तो अगर हम बोलेंगे कि आपके घर से मेरे घर का जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है, केवल 5 किलोमीटर बता देने से आप अपने घर से चलेंगे और मेरे घर पे पहुंच जाएंगे क्या? ऐसा नहीं है। नो सर। बिल्कुल नहीं है। अगर मान लीजिए जैसे ये है आपका घर, ये आपका घर है, सपोज ये होम H1 है, और हम बोल दिए यहाँ से 5 किलोमीटर दूर मेरा घर है, तो ये 5 किलोमीटर इधर भी होगा, ये 5 किलोमीटर यहाँ भी होगा, ये 5 किलोमीटर यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। मतलब दैट इंफॉर्मेशन इज नॉट कंप्लीटेड। बट अगर हम आपको बोलते हैं कि आपके घर से ईस्ट के डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पे मेरा घर है, तो लगभग आप मेरे घर के बगल में मिलते हमको। बोलो सही है कि नहीं? यस। ठीक है। Yes, तो sir. ऐसा क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी लगेगा तब वो कंप्लीट माना जाएगा। वैसे क्वांटिटीज को हम लोग कहते हैं भाई वेक्टर। तो वेक्टर्स का जब आप डिस्कशन कर रहे हैं तो हमेशा ध्यान रखिए कि वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटीज, वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास होगा मैग्नीट्यूड, दूसरा उसके पास होगा एक प्रॉपर डायरेक्शन। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात हमको जोड़ना है। आप यहाँ सीखिए, ये समझिए, जब मेरे बॉडी पे 2 फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का और 8 न्यूटन का, तो उसका रिजल्टेंट 18 भी हो सकता है और उसका रिजल्टेंट 2 भी हो सकता है। बोलो सही है कि नहीं? यस सर। आपको पता है जब ये दोनों एक तरफ लग रहा था तो 18 न्यूटन था, और जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में लगा तो 2 न्यूटन हो गया। हम आपको इंफॉर्मेशन देते हैं जिसको अगले 2-3 दिन में हम आपको मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखा देंगे। 18 न्यूटन से लेके अगर आप उन फोर्सेस के बीच का एंगल बदलिएगा, तो 18 न्यूटन से लेके 2 न्यूटन के बीच कोई भी आंसर होगा। मतलब 5 न्यूटन भी इसका आंसर होगा, मतलब 7 न्यूटन भी इसका आंसर होगा। 18 न्यूटन और 2 न्यूटन के बीच आप कुछ भी बोल दीजिए, सब कुछ इस फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा। मतलब यहाँ पे एक अलग तरह का अलजेब्रा चलता है, यहाँ पे एक अलग तरह का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन चलता है। तो वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटी which have magnitude, which have proper direction, and third which follows vector algebra, जो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करे। अभी अगर आपको डाउट हो रहा है दिमाग में कि ये वेक्टर अलजेब्रा क्या है, तो वेक्टर अलजेब्रा में आप 3 चीज पढ़ेंगे। वेक्टर्स का एडिशन आप पढ़ेंगे, वेक्टर का सब्सट्रैक्शन आप पढ़ेंगे, और वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन आप पढ़ेंगे। तो वेक्टर अलजेब्रा का मतलब हुआ वेक्टर्स को ऐड कैसे करना है, उसका एक अलग नियम कानून चलता है। वेक्टर्स का सब्सट्रैक्शन कैसे करना है, उनका एक अलग नियम कानून चलता है, और वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कैसे करेंगे वो एक अलग सेक्शन है। तो इसको कहते हैं वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर्स आर दोज फिजिकल क्वांटिटी व्हिच हैव मैग्नीट्यूड, which have proper direction and which follows vector algebra। कोई भी ऐसा क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है और वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करता है, उसी को आप वेक्टर कहेंगे।
सर केवल मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन से वेक्टर नहीं होता है क्या? हम लोग तो लोअर क्लास से सीख के आए हैं। तो आपके सामने एक है ना रीजनिंग क्वेश्चन हम रख देते हैं जो स्कूल सब आपको हमेशा पूछता है, इवन कहीं कहीं है ना आपको ऑब्जेक्टिव्स में भी दिख जाएगा। बेस्ट एग्जांपल है करंट। करंट है मैग्नीट्यूड। सर हाँ बोलो। सर माइक ऑफ करवा दीजिए ना। कर लो यार, इतना तो अपने आप में सब कोई को है ना, सब कोई खुद इतना मैच्योर है, अपना माइक ऑफ कर लो। नहीं करोगे तो हमको करना पड़ेगा। कर लो यार। संकल्प आपका माइक ऑफ है, सॉरी ऑन है। चलिए हो गया, कोई दिक्कत नहीं, अपने से कर लो। तुम लोग छोटा क्लास नहीं ना, ठीक है? चलो ठीक। करंट हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, बट it does not follows vector algebra. अब देखो, करंट के पास मैग्नीट्यूड है, करंट के पास एक डायरेक्शन भी है, जिधर तार रहेगा उधर ही ने करंट जाएगा। अब हवा में तो करंट चलेगा नहीं, तो जिधर वायर है करंट उधर ही जाएगा, तो उसके पास डायरेक्शन भी है। लेकिन वो वेक्टर्स के एडिशन, सब्सट्रैक्शन या मल्टीप्लिकेशन, कहने का मतलब है वेक्टर के अलजेब्रा को फॉलो नहीं करता। तो आप बताइए सर उसको हम क्या बोले, वेक्टर बोले कि स्केलर बोले? तो भाई वो वेक्टर नहीं है, वो स्केलर है, ठीक है? तो ऐसे केस में करंट है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन बट इट डज नॉट फॉलो वेक्टर अलजेब्रा, सो इट इज नॉट अ वेक्टर, सो इट इज नॉट अ वेक्टर। वो एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रीजनिंग टाइप क्वेश्चन है जिसको आपको हर जगह पूछा जाता है। क्या किसी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है तो वो वेक्टर ही होगा? जरूरी नहीं है। वेक्टर होने के लिए तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। मतलब उसमें मैग्नीट्यूड हो, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है कि न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट हो, फिर उसके पास एक डायरेक्शन हो, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, 30 डिग्री 40 डिग्री कुछ डायरेक्शन हो, और वो वेक्टर की तरह ऐड, सब्सट्रैक्ट या मल्टीप्लाई हो रहा हो। जब ये तीनों सेटिस्फाई करेगा तब वेक्टर। सर स्केलर कौन है? तो स्केलर भाई वो है जिसका मैग्नीट्यूड बता देने से पूरा इंफॉर्मेशन आ जाता है। केवल मैग्नीट्यूड बता दीजिए पूरा इंफॉर्मेशन आ जाता है, तो उसको हम लोग स्केलर कहते हैं। तो हमेशा क्वांटिटीज को रीड करना सीखिए। आज के क्लास से लेके अगला 4 क्लास तक आप इसी क्वांटिटीज वेक्टर के बारे में पढ़ेंगे। वेक्टर के लिए जब अलजेब्रा का जरूरत पड़ा, मतलब वेक्टर का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, इन सब का जब जरूरत पड़ा, तो बहुत सारे साइंटिस्ट इनके वेक्टर अलजेब्रा को है ना अपने तरीके से एक्सप्लेन करना स्टार्ट किए। ऊपर जब आप देखेंगे तो बहुत सारे साइंटिस्ट का नाम है, उनमें से एक है हमारे पास हरमैन ग्रासमैन। हरमैन ग्रासमैन सबसे पहले साइंटिस्ट थे जो हमारे वेक्टर के अलजेब्रा को डेवलप करने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किए थे। तो हरमैन ग्रासमैन वेक्टर अलजेब्रा को डेवलप करने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किए थे। वेक्टर का अलजेब्रा मतलब वेक्टर्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन। अब यहां से आइए बढ़िए। क्या यहां तक किसी को कुछ समझने में दिक्कत है, कुछ पूछना है? नो सर। ठीक, चलिए आगे बढ़ते। अब आइए यहाँ पे स्केलर, ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसका कंप्लीट स्पेसिफिक नंबर हो, पॉजिटिव या नेगेटिव। स्केलर्स के अंदर जो हमारा एग्जांपल्स है वो टेम्परेचर है। टेम्परेचर जैसे मान लीजिए आप 21 डिग्री सी कह देंगे तो ये सब है। तो ये सब फिर से आपको वही सब चीज दिखेगा। स्केलर क्वांटिटीज का एग्जांपल मास, डिस्टेंस, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, एनर्जी, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, चार्ज एक्सेट्रा, ये सब हमारा स्केलर है। स्केलर क्वांटिटी जो है वो जनरल अर्थमेटिक लॉज को फॉलो करता है। मतलब जो अभी तक आप एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन फॉलो किए हैं, स्केलर उसी को फॉलो करता है। स्केलर उसी को फॉलो करता है। जैसे एक एग्जांपल देखो, मेरे पास M1 है 2 kg और एक M2 है 6 kg। अब मान लीजिए जैसे ये पर्सन है, सपोज ये कोई एक पर्सन है, इसके एक हाथ में M1 है और एक हाथ में M2 है। बताओ उसके पास टोटल कितना मास है? अरे बोलो यार, दोनों हाथ में, एक में M1 है 2 kg, एक में M2 है 6 kg। बताओ मेरे पास टोटल कितना मास है? 8 kg। 8 kg। 8 kg।
8 kg। अच्छा, अगर हम दोनों हाथ के बीच का एंगल बदल देंगे तो इससे क्या होगा? 8 kg से कोई और आंसर आ जाएगा क्या? कोई नहीं। No, sir. तो यहाँ पे मास टोटल को डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है, सिंपल जोड़ दीजिए, 6 और 2 8। तो ये सिंपल अलजेब्रा को फॉलो करता है जो अभी तक आप पढ़े थे। ठीक है, अब देखिए वेक्टर्स। वेक्टर्स उन क्वांटिटीज को कहते हैं जिसके पास मैग्नीट्यूड हो, जिनके पास एक प्रॉपर डायरेक्शन हो, और जो वेक्टर के अलजेब्रा को फॉलो करता है उसको वेक्टर्स कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे इसका बेस्ट एग्जांपल है डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, फोर्स है, मोमेंटम है, इंपल्स है, एंगुलर मोमेंटम है, टॉर्क है, एंगुलर इंपल्स है, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। आप हड़बड़ाइए मत, आप सब सीख जाइएगा। एक दिन में नहीं सीखिएगा, थोड़ा समय लगेगा, लेकिन सब क्वांटिटी आपके पास आएगा। फिजिक्स का मतलब ही है वेक्टर। ठीक है, यूनिट एंड डायमेंशन हो चुका, नहीं आएगा अब ज्यादा यूज, कहीं कहीं आ जाएगा, कभी कभी आ जाएगा। और वेक्टर हर दिन आएगा, हर दिन आएगा और हर दिन आएगा, याद रखना। वेक्टर के बगैर फिजिक्स का पढ़ाई इम्पॉसिबल। ठीक है ना, ऐसा मत सोचिए कि सर आई एम पॉसिबल बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं वेक्टर के बगैर आप फिजिक्स नहीं पढ़ पाइए। सो वेक्टर में एक एक लाइन समझिए। यूनिट एंड डायमेंशन में सर कुछ है ना, छूट गया, कुछ नहीं है, ठीक है भाई, वो वही है। लेकिन वेक्टर का मतलब ये है कि हर दिन फिजिक्स में आप कम से कम 10 से 20 बार वेक्टर के बारे में ही चर्चा करें। ठीक है, आप फोर्स पढ़िए वेक्टर है, आप मोमेंटम पढ़िए वेक्टर है, टॉर्क पढ़िए वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब जो देख रहे हैं वो सब 12 है, ये सब वेक्टर है और सब आने वाला चैप्टर्स का नाम है ये लगभग। तो वेक्टर्स, उसके अंदर हम लोग को चलना है। अब आइए, आपके पास है सबसे पहला चीज कि आखिर हम वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, वेक्टर्स का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, जरा देखना है, ध्यान से समझना। वेक्टर्स को हम लोग हमेशा है ना, जैसे मान लो हमारे पास फोर्स वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर है, फोर्स वेक्टर, वेलोसिटी वेक्टर। अब फोर्स वेक्टर है तो उसको आप हमेशा लिखेंगे एफ के ऊपर एक एरो दे देंगे, एरो को देखते ही आप समझ जाइएगा कि फोर्स वेक्टर है। वेलोसिटी एक वेक्टर है, v के ऊपर एरो दे देना, समझ जाना कि वेलोसिटी वेक्टर है। उसी तरह अगर कोई भी क्वांटिटी के ऊपर आपको एरो दिखे, आप समझ जाइए कि ये क्वांटिटी जो है वो वेक्टर है। आपको किसी भी क्वांटिटी के ऊपर ऐसा एरो दिखे, समझ जाइए कि ये क्वांटिटी जो है वो वेक्टर है। ठीक है, वेक्टर ऐसे। अब आप जब इस पर्टिकुलर वेक्टर को देखिए, फोर्स, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, ये सब ग्राफिकली आप वेक्टर को कैसे दिखाएंगे, ग्राफिकली किसी वेक्टर को आप कैसे दिखाएंगे, सीधा आप एक एरो बनाएं, सुनिएगा बहुत ध्यान से, ये एरो का टेल कहलाया और ये एरो का हेड है। एरो का जो हेड आप ड्रॉ करेंगे ना, वो हमेशा वेक्टर का डायरेक्शन दिखाएगा। एरो का जो आप हेड बनाएंगे वो हमेशा वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, एरो का जो हेड आप बनाएंगे वो वेक्टर का डायरेक्शन बताएगा। अब सुनिए, यहां से लेके यहां तक जो एरो का लेंथ है वो उसके मैग्नीट्यूड को दिखाएगा, मैग्नीट्यूड को दिखाएगा। सर नहीं समझे, सर एकदम नहीं समझे। आप बोले लेंथ प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड, इसमें आप क्या बोलना चाहते हैं? एक्चुअली लेंथ प्रोपोर्शनल मैग्नीट्यूड में हम आपको ये सिखाना चाहते हैं कि अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कम है तो उसको छोटा एरो से दिखाना, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड ज्यादा है तो उसको बड़ा एरो से दिखाना, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और ज्यादा है तो उसको और बड़ा एरो से दिखाना, अगर किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड बहुत बड़ा है तो उसको बड़ा एरो से दिखाना। मतलब जितना ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा एरो का लेंथ आप उसी प्रोपोर्शन में बढ़ाते जाइए, जितना कम मैग्नीट्यूड होगा एरो उतना छोटा बनाइए। सर क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा और क्लियर कीजिए इसको, देखिए जरा ध्यान से। यहां मान लीजिए आपके सामने ड्रॉ कर, देखिएगा ध्यान से। सपोज हमारे पास एक वेलोसिटी वेक्टर है 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट। देख लो भाई, ईस्ट इधर है, ईस्ट को हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस भी दिखा रहे हैं, ये v1 और एक v2 है मेरे पास 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट और एक v3 है मेरे पास
40 मीटर पर सेकेंड अलोंग ईस्ट। ये तीनों वेक्टर का डायरेक्शन ईस्ट में है, एरोहेड ईस्ट में होगा, डायरेक्शन ईस्ट में है, एरोहेड ईस्ट में होगा, लेकिन हर किसी का मैग्नीट्यूड अलग अलग, कोई 10 है, कोई 20 है, कोई 40। ठीक है, अब आपको जो एरोहेड बनाना है ना, उसको मैग्नीट्यूड के हिसाब से थोड़ा एडजस्ट करना है। अगर इतने बड़े लेंथ को आप 20 दिखा दिए, आप बोल दिए कि सर V1 इज इक्वल्स टू 20 मीटर पर सेकेंड। अब ईस्ट मत लिखो, अब ईस्ट मत लिखो। क्यों सर ईस्ट नहीं लिखे? क्योंकि एरो का हेड खुद ही ईस्ट की तरफ है, तो वो दिखा रहा है कि आपके एरो का डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है, वेक्टर का डायरेक्शन ईस्ट की तरफ है। अब आप जब 10 बनाइएगा तो आप लगभग इसका आधा बनाइए और एरो हेड उधर ही होगा जैसे हमारे पहले केस में ईस्ट की तरफ था। और जब आप 40 बनाइएगा तो आप इसका लगभग डबल बनाइए। ठीक है, लगभग डबल बनाइए। V3 इसका मैग्नीट्यूड हो गया 40 मीटर पर सेकेंड, और सभी का, बिकॉज वेक्टर में सभी का डायरेक्शन ईस्ट था तो ईस्ट दिखाएं। अगर कोई वेस्ट होता तो वेस्ट की तरफ बनाते, अगर कोई नॉर्थ होता तो नॉर्थ की तरफ बनाते, अगर कोई साउथ होता तो साउथ की तरफ बनाते। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? देखो, ईस्ट है, इधर नॉर्थ है, इधर वेस्ट है, इधर साउथ है। बोलो समझे? यस सर। ठीक। अच्छा, अगर हम यहाँ पे एक V4 लिखते हैं, हम V4 लिखते हैं और हम ये लिखते हैं 10 मीटर पर सेकेंड अलोंग वेस्ट, तो क्या हम 10 मीटर पर सेकेंड के बराबर का लेंथ बनाएंगे लेकिन डायरेक्शन वेस्ट की तरफ दिखाएंगे? बोलो समझे? यस। ठीक है, मान लो हम एक V5 बनाते हैं और वो लिखते हैं 20 मीटर पर सेकेंड अलोंग साउथ की तरफ लिखते हैं, तो हम लोग 20 मीटर पर सेकेंड के बराबर का एरो बनाएंगे और साउथ की तरफ नीचे दिखाएंगे। बोलो सही है? यस। तो वेक्टर्स को ऐसे एरो में दिखाना है और इस तरह। अब कोई हमसे ये भी बोल सकता है कि सर क्या हमेशा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ होगा? नहीं भाई, आपको अगर बीच में बनाना, बीच में बना लीजिए। मान लीजिए हम बोल दिए 10 मीटर पर सेकेंड नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट का मतलब ये है, हाँ, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में। तो आप यहाँ से 10 मीटर पर सेकेंड बनाएंगे और बीच में दिखाएंगे दिस इज V6 10 मीटर पर सेकेंड। आई होप सो आपको ये समझ में आ रहा है कि क्या मैग्नीट्यूड और क्या डायरेक्शन कैसे दिखाना है। बोलो, समझ में आया सबको? इज दिस एनी डाउट? किसी के दिमाग में कोई भी डाउट, यू कैन आस्क दैट। अगर आपको डाउट है यू कैन आस्क दैट। सही है सब कुछ? चलो बढ़िया, वेरी गुड। ठीक है, यही सब यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। जब देखिए ये सब टर्म क्या है ना, कि जब आप कॉपी नोट्स बनाएंगे तो इन सबको बहुत सीक्वेंस वाइज में आप लिखिए। मेरा हैंड रिटन भी आपके पास है, आपके पास कॉपी का नोट्स कैसे बनाना है, तो दोनों को मिक्स करके एकदम बेस्ट कॉन्सेप्ट के थ्रू जाइएगा। ठीक है, लिखा तो रहे नहीं हम आपको हर चीज समझा रहे हैं, तो आपको मेरा हैंड रिटन नोट्स भी आपको मिलते रहेगा कि चीजों को समझना कैसे है। और अगर आपको कॉपी पे एक प्रॉपर नोट चाहिए तो आप इधर आराम से बनाते रहिएगा। चलिए देखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बार बार बोलना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा, हर बार लिखना पड़ेगा। तो क्या सर ऐसे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर लिखेंगे? नहीं भाई, आपको अगर ए का मैग्नीट्यूड लिखना है तो आप मॉड दिखा दीजिए। अगर आपको बी का मैग्नीट्यूड लिखना है तो बी वेक्टर में ऐसे मॉड का साइन लगा दीजिए। जब भी आप बोल दीजिएगा मॉड है तो अपने आप से सबको याद से समझ जाना कि मैग्नीट्यूड का चर्चा हो रहा है। जैसे देखिए, मेरे पास एक वेलोसिटी लिखा हुआ है 15 मीटर पर सेकेंड अलोंग साउथ वेस्ट, 15 मीटर पर सेकेंड साउथ वेस्ट। हम रफली आपके सामने दिखाते हैं। ठीक है, ये मान लो भाई ईस्ट है, ये हम लोग का नॉर्थ हो गया, इधर वेस्ट है और ये साउथ है। तो साउथ वेस्ट है तो समवेयर इन दिस डायरेक्शन दिस इज V1 15 मीटर पर सेकेंड। अब कोई बोल दे कि सर इसका वैल्यू बताइए, इसका मतलब वो केवल आपसे 15 मीटर पर सेकेंड का बात कर रहा है, आपको डायरेक्शन बताने का जरूरत नहीं। आपसे बोला गया मॉड ऑफ V1,
मॉड ऑफ V1 का मतलब है केवल V1 का मैग्नीट्यूड का बात करो, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। इज दिस क्लियर? तो कभी भी अगर मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा मॉड का साइन लगा देना, हम लोग सब कुछ समझ जाएंगे और आप भी समझ जाइए कि मैग्नीट्यूड की बात हो रही है। ओके, टर्मिनोलॉजी ऑफ वेक्टर, वेक्टर में जो टर्म्स यूज होता है उसका मतलब क्या है? सबसे पहला चीज है पैरेलल वेक्टर्स। क्या हुआ, कोई डाउट है क्या? यस सर। हाँ, बोलो सर ना। आप अभी वो मॉड का बताए ना, तो उसके ऊपर में एरो दे रहे हैं, तो वो एरो क्या डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है? ये वाला बोल रहे हैं? यस सर। नहीं, ये तो ये बता रहा है कि आप जिस क्वांटिटी के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं वो वेक्टर है। ये एरो कभी डायरेक्शन नहीं बताता। डायरेक्शन जब आप ग्राफ में बनाना स्टार्ट करते हैं, डायरेक्शन जब आप कॉपी पे ऐसे बनाना स्टार्ट करते हैं तब दिखता है, नहीं तो हर एरो के ऊपर तो आप देखिए ना, हर एरो तो राइट के ही तरफ है, देख रहे हैं? चाहे मेरा वेक्टर किधर भी है, सुन लो जी, डाउट हो गया, थोड़ा बात कर लें। चाहे मेरा वेक्टर राइट की तरफ है या लेफ्ट की तरफ है या किसी और डायरेक्शन में है, आपको ये एरो तो हमेशा राइट की तरफ ही दिखेगा। बोलो हाँ कि ना? यस सर। तो ये वाला एरो डायरेक्शन नहीं बताता, वो तो ये बता रहा है कि जिस क्वांटिटी का आप पढ़ाई कर रहे हैं वो वेक्टर है। अभी हम आपके सामने लिख देंगे, देखो एस, एस से पता है आपको डिस्टेंस भी होता है, डिस्प्लेसमेंट भी होता है। बोलो हाँ या ना? यस सर। अब आपको कैसे पता चलेगा कि सर डिस्टेंस का बात कर रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट? केवल एस लिख दिए मतलब डिस्टेंस, और जब हम एस के ऊपर एक एरो लगा दिए मतलब डिस्प्लेसमेंट। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? यस सर। अभी देखिए हम v लिख दे तो v से मेरा स्पीड भी होता है और वेलोसिटी भी होता है कि नहीं? हाँ। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हम वेक्टर बोल रहे हैं कि हम है ना स्केलर बोल रहे हैं? अब इस पे लगा दिए एरो तो आप समझ गए ना कि ये वाला वेलोसिटी है, ये वाला स्पीड है। इज दिस क्लियर? यस सर। ठीक है, सबको समझ में आया ना हम क्या बोल रहे थे? यस सर। ठीक, तो ये एरो डायरेक्शन नहीं बताता, वो ये बताता है कि वेक्टर का पढ़ाई हो रहा है। चलो आगे देखो टर्म्स। सबसे पहला है हम लोग के पास पैरेलल वेक्टर्स। पैरेलल वेक्टर्स किसको कहते हैं? जिनका डायरेक्शन है ना एक तरफ हो, दोनों जा रहा है वेस्ट में तो दोनों जा रहा है वेस्ट में, दोनों जा रहा है नॉर्थ में, दोनों जा रहा है ईस्ट में, दोनों जा रहा है साउथ में, मतलब जिधर भी जा रहा है दोनों जा रहा है। दोनों का डायरेक्शन अगर एक दूसरे के साथ पैरेलल है तो उसको हम लोग पैरेलल वेक्टर कहते हैं। तो मान लो जैसे मेरे पास एक वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर बी है, दोनों पैरेलल है, दे आर सेड टू बी पैरेलल वेक्टर, कोई बहुत बड़ा बात नहीं। एंटी पैरेलल वेक्टर्स डायरेक्शन अपोजिट, एंटी पैरेलल वेक्टर्स डायरेक्शन अपोजिट, ए का जो डायरेक्शन है बी उसके अपोजिट में है, उसको हम लोग एंटी पैरेलल वेक्टर्स कहते हैं। अच्छा एक चीज पूछना चाहेंगे, आप जरा सोच के बताइए, इन फिगर्स को देखिएगा आप ध्यान से और बताइए क्या इनका मैग्नीट्यूड आपस में कैसा है? कौन बड़ा कौन छोटा या दोनों बराबर? आपको क्या दिख रहा है? आपको जो दिख रहा है उसके बेसिस पे आंसर बोलना। ए छोटा है बी से। ए का मैग्नीट्यूड छोटा है, बी बड़ा है। हाँ, ए का मैग्नीट्यूड कम है, बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा है, करेक्ट ना? कोई दिक्कत नहीं ना? और दोनों पैरेलल है, दोनों का डायरेक्शन सेम है। अब यहाँ देखो मैग्नीट्यूड बताओ, ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड में कौन बड़ा कौन छोटा है? बी बड़ा है। बी बड़ा है और ए छोटा है। बिल्कुल सही। ठीक है ना? बी बड़ा है और ए छोटा। अब हम आपको वेक्टर का एक छोटा सा रूल आपको समझाते हैं। वेक्टर में अपोजिट डायरेक्शन को दिखाने के लिए माइनस साइन लगता है। सर क्या बोल रहे हैं सर? देखिए हम क्या बोल रहे हैं। मान लीजिए हम ए का मैग्नीट्यूड लिखते हैं 10 और हम आपको बी का मैग्नीट्यूड लिखते हैं सपोज 20, बी बड़ा है, थोड़ा 20 लिख दे इजी। तो आप अगर ए और बी को ड्रॉ कीजिएगा ना तो आप देख ही रहे हैं कि ए और बी का डायरेक्शन अपोजिट है, तो पता है यहाँ क्या होगा कि जो बी है वो ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का दुगना है। जो बी वेक्टर है, बी से ना, वो ए के मैग्नीट्यूड का दुगना है और डायरेक्शन अपोजिट है। बहुत ध्यान से ये ऐसा चीज है जो हर जगह आपको यूज करना है। सुनिएगा ध्यान से, बी ए, ये टू ये दिखाता है कि बी का जो मैग्नीट्यूड है वो ए का डबल है
और ये माइनस दिखाता है कि बी का जो डायरेक्शन है वो ए के अपोजिट डायरेक्शन में है। माइनस साइन वेक्टर में क्या दिखाता है बोलो? अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन को वेक्टर में हम लोग माइनस से दिखाते हैं, तो माइनस आपको दिखाएगा अपोजिट डायरेक्शन। अच्छा, कोई आप में से इस वेक्टर को रीड करके मेरे लिए बता सकता है कि हम क्या लिखना चाहते हैं? P वेक्टर इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 3Q वेक्टर। बताओ तो ये क्या लिखा हुआ है, इसको रीड करो, बताओ क्या लिखा हुआ? P is in the opposite direction of Q. Very good. P is in opposite direction of Q, and what relation about their magnitude? 3 times is bigger than Sir, P is 3 times than Q. Very good, very good, very good. आप अगर Q का ये डायरेक्शन बनाए हैं तो एक तो P इसका 3 टाइम्स है, ठीक है, और Q के अपोजिट डायरेक्शन में है। इज दिस क्लियर? P is equals to minus of 3Q vector. Am I right? क्या आपको समझ में आ रही है मेरी बात? Yes, sir. ठीक है ना? तो अभी देखो, अभी मान लो एक अगला वेक्टर हम लिखते हैं। अभी देखो यहाँ पे R लिखा हुआ है और ये लिखा है माइनस ऑफ 2s। बताओ विच वेक्टर हैव ग्रेटर मैग्नीट्यूड, s और r? R have greater magnitude. And what is the direction of R with respect to S? They are in reverse direction. Very good. They are in reverse direction. Means if this is the direction of S, then this one is the direction of R and the magnitude is double. I hope so. मेरी बात आप तक पहुंच रही है? Yes, sir. आपके कान तक नहीं पहुंचना है हमको आपके दिमाग तक पहुंचना है। क्या हम दिमाग तक आपका पहुंच पा रहे हैं? Yes, sir. ठीक, तो देखो भाई, ये है माइनस और प्लस का मतलब। ओके, अब आगे देखिए, अगला है इक्वालिटी ऑफ वेक्टर। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम डायरेक्शन। अगर दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम है, they are said to be equal vector. आप बोल सकते हैं कि that A vector is equals to B vector because they have same magnitude and same direction. अब यहाँ पे एक चीज समझना, अगर आप पैरेलल वेक्टर्स को लेते हैं और मैग्नीट्यूड सेम करते हैं, they are said to be equal vector. अब यहाँ पे एक चीज समझिएगा, आपके लिए अगला टर्म डाला गया है, that is called negative of vector. क्या हम लोग ये बात कर चुके हैं कि माइनस साइन का मतलब क्या होता है? Yes, sir. ठीक है, इसमें एक दो और वैल्यू हम आपसे पूछना चाहेंगे। आपको है ना बताना है कि इनके बीच रिलेशन क्या है। आपको एक इक्वेशन लिखना होगा। हम थोड़ा बना रहे, क्वेश्चन बना रहे, दिमाग में चल रहा है। देखिए, ये देखिए मेरा A है, ये है 10 और ये मेरा B है, ये है 20, ये मेरा C है, ये है 15 और ये मेरा D है और ये है 20। अब हम आपसे कुछ पूछ रहे हैं, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन A एंड B वेक्टर? आपको इक्वल टू करके पूरा बताना है। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन A एंड C वेक्टर एंड व्हाट इज रिलेशन बिटवीन A एंड D वेक्टर? चलो बताओ, A और B के बीच क्या रिलेशन? So first में A is equals to minus 2B. अच्छा, माइनस 2B क्यों लग गया? इफ दे आर इन सेम डायरेक्शन देन हाउ माइनस? Opposite direction में P is equal to A और B तो सेम डायरेक्शन में है। A is equals to 2A. बोलो बोलो बोलो, ट्राई करो ट्राई करो। P is equals to minus 2A. B P is equals to 2A. अच्छा, एक चीज आप में से जो लोग भी माइनस यूज कर रहे हैं, व्हाई यू आर यूजिंग दैट नेगेटिव साइन? इफ दीज टू वेक्टर्स आर इन सेम डायरेक्शन, हाउ नेगेटिव इज यूज्ड? माइनस नहीं होगा यार। कैन वी राइट दैट कि A वेक्टर इज हाफ ऑफ B वेक्टर? Yes, sir. A and B are sir parallel.
हाँ बिल्कुल, ए एंड बी आर पैरेलल, मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, बट यू ऑल्सो हैव टू से अबाउट द मैग्नीट्यूड ना, मैग्नीट्यूड को भी तो लाना होगा ना उस रिलेशन में। नाउ थिंक अबाउट ए एंड सी, ए और सी के बारे में सोचो। A is equal to -2/3C. A equals to -2/3C, वेरी वेरी गुड, ठीक है ना। A equals to -2/3C, नेगेटिव साइन shows that कि A and C are opposite and 2/3 times of magnitude। आप C में 2/3 से मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए 10 आएगा। Yes, sir. नाउ थर्ड वन, A और D में रिलेशन बताओ। A is equal to -1/6. A is equal to -half B. A equals to -half D, A equals to -half D, वेरी गुड। अच्छा, अब यहाँ फिर से रुक जाते हैं, पूछ लेते हैं, क्या आप में से किसी को कोई भी इशू, कोई भी चीज में प्रॉब्लम नहीं? चलिए, अच्छा थोड़ा सा देखें, आपका दिमाग थोड़ा और अच्छे से रीड करें। चलिए, ये है मेरे पास एक P वेक्टर एंड दिस इज Q वेक्टर। Q is 30 एंड P is, अब आप है ना ये मत बोलिएगा कि सर 5 गुना है, 6 गुना, ऐसा कुछ नहीं है। एंड P is actually 12, P is 12। Find the relation between, if P is equals to x times of Q, what is the value of x? x क्या है बताओ? 2/5 -2/5 -2/5 Very good, very good, very good, very good, very good. That P is equals to -2/5 of Q vector. Very good. आई होप सो सबको समझ में आ रही है। किसी को भी डाउट है अगर अपना, देखिए बाकी सबके लिए वेरी गुड है, तो क्या हुआ, अगर आपको नहीं समझ में आया तो आपके लिए भी हम खड़े हैं, थोड़ी देर में आपका भी वेरी गुड होगा। बोलिए, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ में आया हो तो प्लीज से दैट। अगर सब ठीक है तो आगे बढ़ेंगे, नहीं तो बताएंगे। अगर किसी को डाउट है तो बोल दो जल्दी फटाफट। No doubt, sir. हर किसी का क्लियर है ना? कोई ऐसे नहीं है ना जिनका कुछ रह गया हो, समझने में दिक्कत हुआ हो? अच्छा, आज कौन ज्वाइन किया था? हर्ष। हर्ष, आपको समझ में आ रही मेरी बात? यस सर। चलिए ठीक है हर्ष। एक्चुअली है ना, जब भी आप कोई चीज है ना शुरुआत से ज्वाइन करेंगे ना तो 110% रखिए कि वो आपको है ना एकदम आराम से समझ में आएगा, ऐसा कोई इशू होता ही नहीं। ओके, चलिए आगे बढ़ते भाई। थोड़ा देख रहे थे सब में चैट में, कहीं किसी का कोई इशू तो नहीं है? नहीं, किसी पर। हाँ, तो नेक्स्ट पॉइंट आगे है मेरे पास वेक्टर्स का 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वैसे हम शुरुआत से ही 2 डायमेंशन में ही ड्रॉ कर रहे थे। आप यहाँ पे देखिए, हमारे पास वेक्टर्स है। अभी देखो, जरा गौर से देखने का कोशिश करो। मान लो जैसे हमारे पास कोई एक वेक्टर है, इस तरीके से, इस तरह एक नया फिगर, इसको हम डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। जब आप नोट्स बनाएंगे तो एक फ्रेश चीज रहेगा, आप आराम से उस पर लिखते रहिएगा। हम अपना काम करते हैं स्केच को। देखिए, एक वेक्टर है ए, इस वेक्टर को इस क्वाड्रेंट में आप पैरेलल कहीं भी शिफ्ट कर दीजिए, कहीं भी ले जाइए, पैरेलल ले जाइए, जैसे है वैसे ले जाइए। जैसे यहां है, ठीक है, जैसे आप यहां ले गए, जैसे आप यहां ले गए। अगर आप किसी वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करते हैं, पैरेलल कहने का मतलब उसका डायरेक्शन सेम और मैग्नीट्यूड सेम, आप कहीं भी ले जाइए लेकिन इसी तरह रखिए, उसका हेड का डायरेक्शन वही रखिए, मैग्नीट्यूड सेम रखिए, वेक्टर नहीं बदलता। अगर यहाँ पे मेरा ए वेक्टर है तो ये उसके पैरेलल है, इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो ये भी ए है। ये पैरेलल है, इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो ये भी ए है। ये पैरेलल है, इक्वल मैग्नीट्यूड का है, तो ये भी ए है। Whenever any vector is shifted parallelly, there is no change in vector। ठीक है ना, वेक्टर में चेंज नहीं होता। आप मेरी बातों को समझे, देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। अब मान लीजिए हम यहाँ पे एक वेक्टर बी बना दिए।
अब हम जो लिख रहे हैं उस चीज को थोड़ा देखना, क्योंकि ये सब आपको थोड़ा एनालाइज करना होगा। जस्ट वेट। हाँ, ये मेरे पास ए वेक्टर है और वो मान लो एक्स एक्सिस के साथ θ1 एंगल फॉर्म करता है, और ये मेरे पास बी वेक्टर है, ये मान लो θ2 बदलता है। बताओ 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 θ1 और θ2 के बीच क्या रिलेशन हो कि ए वेक्टर और बी वेक्टर बिकम सेम वेक्टर? अरे नहीं समझा? आप लोग पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट सीखे हैं। अगर ये एक लाइन एक्स एक्सिस से 30 बनाता है तो हर जगह ये एक्स एक्सिस से 30 बनाएगा अगर वो पैरेलल है तब। ठीक है ना? अगर हम आपसे ये कह रहे हैं कि ए एंड बी फॉर ए एंड बी आर सेम, याद रखना θ1 एंड θ2 मस्ट बी सेम। बोलो सही है कि नहीं? दूसरा देखो, अगर हम आपसे ये कह दें कि θ1 और θ2 बराबर नहीं है तो क्या बोल सकते हैं कि ए और बी बराबर होगा या नहीं बराबर होगा, इक्वल होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। बिल्कुल सही। अच्छा, अब यहाँ पे आपको जब भी कोई चीज मिलेगा तो ये लाइन याद रखिएगा कि अगर किसी वेक्टर को पैरेलल हम लोग शिफ्ट करते हैं तो देयर इज नो चेंज इन दैट वेक्टर टेक्स प्लेस। वही सब नीचे एक्सप्लेन करके दिया हुआ। θ1 θ2 होगा तो ये बराबर है, सो चलिए आप देखिए, आप लोग देखिए, सोच के बताइए, ये क्वेश्चन है, आंसर देना है। वेक्टर माइनस ए इज माइनस ए वेक्टर ए बी सी डी ई, चारों में से कौन सा सही है? बोलो जल्दी से। बी इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए। और मैग्नीट्यूड का रिलेशन क्या है? मैग्नीट्यूड तो सेम है ना ए के साथ? चलो, मैग्नीट्यूड सेम, डायरेक्शन अपोजिट। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, हम आपको आज के क्लास के स्टार्टिंग में क्या बोले थे, एक बार रिवीजन करा दें। मेरे बॉडी पे मेरा दो फोर्स लग रहा है, दो फ्रेंड है मेरे बॉडी पे फोर्स लगा रहा है, एक 10 न्यूटन का था और एक 8 न्यूटन का था। हम बोले 18 न्यूटन से लेके 2 न्यूटन तक कोई भी मैग्नीट्यूड रिजल्टेंट का हो सकता है। तो आप जरा गौर कीजिए, हम उस समय आपको बोले थे कि ये डिपेंड करता है दोनों वेक्टर्स के बीच के एंगल के ऊपर, सही है? तो आखिर वेक्टर्स के बीच का एंगल होता क्या है? आखिर वेक्टर्स के बीच का एंगल होता क्या है? वेक्टर्स के बीच का एंगल क्या होता है? कब हम लोग वेक्टर्स के बीच का एंगल कंसीडर करेंगे? आइए भाई आपको समझाते हैं। हर एक वेक्टर में उसका एक टेल है और उसका एक हेड है, ठीक है? टेल हेड। दो वेक्टर अगर इस तरह से मिले कि दोनों का टेल आपस में मिले, जैसे ये ए है ये बी है, उनके बीच का एंगल है थीटा, तो याद रखना एंगल बिटवीन वेक्टर्स, एंगल बिटवीन ए एंड बी थीटा है। दोनों का टेल अगर मिलता है, किसी पॉइंट पे अगर दोनों का टेल मिलता है तो जो एंगल रहेगा वही उनके वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है, ठीक है? आगे बढ़िए थोड़ा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि दो वेक्टर का हेड किसी पॉइंट पे मिले, जैसे मान लो ये ए है ये बी है। अगर दो वेक्टर्स का हेड आपस में मिल रहा है तो जो आपको एंगल दिखाई दे रहा है वही दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल भी है। एंगल बिटवीन ए एंड बी, अगेन इट इज थीटा। प्रॉब्लम में स्टूडेंट उस समय फंस जाता है जब एक का हेड और दूसरे का टेल मिले। जैसे देखो, एक का हेड है इस डायरेक्शन में और ये है एक का टेल और उनके बीच का एंगल है थीटा। अब ये जो थीटा आपको दिखाई दे रहा है वो ए और बी के बीच का एंगल नहीं है। मतलब अगर हम आपसे पूछ ले इस केस में कि ए और बी के बीच का एंगल क्या है, तो वो जो थीटा दिखाई दे रहा है वो आंसर नहीं। तो सर कैसे आंसर निकालेंगे? भाई देखो क्या करो, क्या बोले?
पैदल शिफ्ट कर देंगे पीछे में। एकदम बिल्कुल कर सकते हैं, एकदम सही बोला, लेकिन हम उसको लाने के लिए एक तरीका दिखा देते हैं। शुरुआत में आप सीख लीजिए, वैसे आपको तुरंत आ जाएगा, कोई बहुत बड़ा बात। क्या यहाँ का एंगल आप देख रहे हैं पाई माइनस थीटा है, ठीक है। अब आप क्या करें ना, एकदम जैसे स्टूडेंट बोला बिल्कुल सही, ए को ऐसे ही रखिए भाई, और बी जो यहाँ था उसको पैरेलल शिफ्ट कर दीजिए यहाँ, तो क्या उनके बीच का एंगल पाई माइनस थीटा होगा, ठीक है। सो एंगल बिटवीन ए एंड बी, एंगल बिटवीन ए एंड बी इक्वल्स टू पाई माइनस थीटा। तो जब भी कभी एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़े, एक वेक्टर का हेड दूसरे वेक्टर के टेल से जुड़े, तो अंदर वाला जो एंगल है वो एंगल वेक्टर्स के बीच का नहीं होता, जो बाहर वाला एंगल है वो एंगल वेक्टर्स के बीच का एंगल होता है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? चलो ठीक है, बढ़िया। देखिए ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तो हर एंगल जो आपको दिखाई दे रहा है वो सब 60-60 है। आपको बताना है व्हाट इज द एंगल बिटवीन AB वेक्टर एंड AC वेक्टर, AB वेक्टर और AC वेक्टर के बीच का एंगल बताना है। चलो बताओ जरा, AB और AC के बीच का एंगल बताना है। 60 डिग्री, बहुत अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। पहले AB आप बना लिए, पहले आप AB बना लिए, ऐसे AB बना लिए आप, फिर आप AC बना लिए, और आप देखिए कि बीच का एंगल 60 है, तो फर्स्ट आंसर 60 है, वेरी गुड। चलिए दूसरा बताइए, AB और BC के बीच 60 डिग्री। अब आप फंस गए, ये है AB और ये है BC, ये एंगल आपको 60 दिख रहा है, तो क्या 60 आंसर होगा? 120। So angle between AB and BC is 120 ना? क्या बोलते हो, समझ में आया? यहाँ एंगल बिटवीन AB एंड AC, ये आंसर 60 है, लेकिन ये आंसर 120 है। आपको समझ में आना चाहिए। चलिए एक दो और पूछ लेते हैं, ताकि आप फिर फ्यूचर में गड़बड़ ना करें इन सब में। अच्छा, अगर हम आपसे थर्ड पूछ लें, एंगल बिटवीन AC एंड CB, व्हाट इज योर आंसर? 60 डिग्री। 120 डिग्री। This is AC, this is AC and this is CB. So क्या ये 60 आंसर होगा? नहीं, 60 आंसर नहीं होगा भाई, जो बाहर का 120 बनेगा वो आंसर होगा। बोलो सही है? 720। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? यस सर। क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है क्या बोलना चाहते हैं आपको? ठीक है, समझ में नहीं आया। अच्छा क्यों नहीं आया? हम आपको यही तो बता रहे हैं, इसीलिए हम बोल रहे हैं कि थोड़ा फोकस रहिए ना, चीजों को ध्यान से देखिए। देखिए आपको यहाँ पे कुछ सिखाया गया है, यहाँ पर तीन चीज एक साथ है आपके पास, आप देखो इसको, तीनों को एक साथ देखने का कोशिश करो। अगर टेल से टेल मिला है तो जो बीच का एंगल आएगा वही एंगल बिटवीन वेक्टर्स है। अगर हेड से हेड मिला है तो जो बीच का एंगल आएगा वही एंगल बिटवीन वेक्टर्स है। लेकिन अगर हेड और टेल मिला है तो ये एंगल बिटवीन वेक्टर्स नहीं है, बाहर वाला एंगल बिटवीन वेक्टर्स है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? ठीक है, अब रुकिएगा, हड़बड़ाइए मत, आराम से देखिए, इसको दिमाग में रखिए, इसको दिमाग में रखिए। ये वाला आंसर है, ये वाला आंसर है, हम आपको अभी उसको हाईलाइट कर देते हैं। आप देखिए, ये आपका आंसर है, ये आंसर नहीं है, ये आपका आंसर, ओके, उस पर ध्यान रखना। चलो देखिए, अब देखिए, आप अपने क्वेश्चन पे देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए।
क्या यहाँ पे हेड और टेल मिला है, तो बाहर वाला ना आंसर होगा। पिछले क्वेश्चन में आइए, देखिए यहाँ दोनों मिल गया, तो बाहर वाला जो एंगल बनेगा 120 डिग्री, वो ना आंसर होगा आपका। अभी पीछे वाले में देखिए, इसमें देखिए टेल से टेल मिला है, तो जो अंदर वाला है वो आंसर ना होगा। थोड़ा सा फोकस रहे, ये सब चीज आराम से होते रहेगा, कोई इशू नहीं है, ये सब चलते रहेगा। चलिए बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। फिर एंगल बिटवीन वेक्टर्स हो गया। अगला है हम लोगों के पास वेक्टर्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन। देखो जी, वेक्टर अलजेब्रा आ गया, वेक्टर का अलजेब्रा आ गया। वेक्टर्स को ऐड कैसे करेंगे, सब्सट्रैक्ट कैसे करेंगे, वेक्टर का अलजेब्रा आ गया। ठीक है, सबसे पहला है दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अगर हमारा दो वेक्टर, सुनना बहुत ध्यान से सुनिएगा, अगर हमारा दो वेक्टर किसी ट्रायंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट करता है, टेकन इन सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर, ये बताना जरूरी है। यहाँ वर्ड है एक, सेम ऑर्डर। सेम ऑर्डर में वेक्टर किसको कहते हैं? अगर कुछ ऐसा हो कि वेक्टर का हेड और अगले वेक्टर का टेल जुड़ा हो, तो इसको आप सेम ऑर्डर कहते हैं। अगर एक वेक्टर का हेड अगले वेक्टर के टेल के साथ जुड़ा है, तो उसको सेम ऑर्डर कहते हैं। एक वेक्टर का टेल से दूसरे वेक्टर का हेड जुड़ा है, तो दे आर सेड टू बी इन सेम ऑर्डर। और अगर कहीं आपके सामने लिखा है अपोजिट ऑर्डर, तो अपोजिट ऑर्डर का मतलब होता है वेक्टर टेल से टेल जुड़ा है, दे आर इन अपोजिट ऑर्डर, और वेक्टर हेड से हेड जुड़ा है, दे आर इन अपोजिट ऑर्डर। तो अगर टेल से टेल जुड़ा है तो भी अपोजिट ऑर्डर में मानना, और अगर हेड से हेड जुड़ा है तो भी अपोजिट ऑर्डर में मानना। सेम ऑर्डर का मतलब होता है एक का हेड दूसरे के टेल से जुड़ेगा। क्या मेरी बात यहां तक समझ में आई सबको? जब हम बोलेंगे सेम ऑर्डर और अपोजिट ऑर्डर, तो आपको पता ना होगा कि कौन सेम ऑर्डर कौन अपोजिट ऑर्डर। क्या बोलते हो, ये सेम ऑर्डर है कि अपोजिट? अपोजिट ऑर्डर है। ये सेम ऑर्डर है कि अपोजिट? सेम ऑर्डर है। इधर वाला देखो, ये सेम ऑर्डर है या अपोजिट? सेम ऑर्डर है। अपोजिट अब क्यों बोल रहा भाई? तो देख नीचे देख ले। सेम ऑर्डर का मतलब हेड और टेल मिला हुआ है, सेम ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर का मतलब टेल से टेल या हेड से हेड। इधर वाला था एक दो। क्या मेरी बात क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, अब सुनो, ट्रायंगल लॉ क्या होता है थोड़ा समझ लो। आज नेक्स्ट स्टेज में प्रूफ करेंगे। ट्रायंगल लॉ का मतलब होता है, स्टेटमेंट है, if two vectors are in same order, represents two sides of any triangle। अगर हमारा दो वेक्टर सेम ऑर्डर में ट्रायंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट करेगा, फिर से, अगर हमारा दो वेक्टर सेम ऑर्डर में ट्रायंगल के दो साइड को रिप्रेजेंट करेगा, देन थर्ड क्लोजिंग साइड ऑफ ट्रायंगल will represent their vector resultant taken in opposite order। अपोजिट ऑर्डर यार, अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर। सर बताइए सर क्या हो रहा है यहाँ पर? लिखे जा रहे हैं। देखो एक्चुअली लिखेंगे तो हम उतना ही जितना क्या है ना, कभी स्कूल कभी पूछ ले,
नहीं तो हम एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लिखते उखते नहीं है, मेरे पास है ना समझाने के लिए बहुत कुछ होता है तो लिखना कम। मान लो जैसे हमारे पास ये एक ट्रायंगल, ठीक है। अब इस ट्रायंगल में आप दो वेक्टर लेते हैं, एक वेक्टर आप ले लीजिए ए, ये है ए वेक्टर, और सेम ऑर्डर में बनाइए बी, ये है बी वेक्टर सेम ऑर्डर में। तो इस ट्रायंगल का जो थर्ड साइड है, ये थर्ड साइड, ये इन दोनों का रिजल्टेंट बताता है। सर रिजल्टेंट का मतलब क्या होता है? अरे रिजल्टेंट का मतलब होता है एडिशन, दो वेक्टर का नेट इफेक्ट, दो वेक्टर का नेट एडिशन, उसको आप रिजल्टेंट कहते हैं। यहाँ एडिशन को रिजल्टेंट, सब्सट्रैक्शन को भी रिजल्टेंट कहते हैं, ठीक है। लेकिन अभी आप एडिशन पे दिमाग लगाइएगा, a प्लस बी निकालते हैं। तो जो मेरा तीसरा साइड है उसको अगर आप अपोजिट ऑर्डर में लीजिएगा, मतलब हेड से हेड टेल से टेल, तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट बताता है, a प्लस बी बताता है। मान लो ये c है, ठीक है। If two vector represents two sides of any triangle taken in same order, अगर मेरे पास दो वेक्टर ट्रायंगल के दो साइड्स को रिप्रेजेंट करता है सेम ऑर्डर में, यहां देख लो सेम ऑर्डर, तो जो ट्रायंगल का तीसरा साइड होता है वो इनके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, लेकिन अपोजिट ऑर्डर। अपोजिट ऑर्डर मतलब टेल से टेल हेड से। क्या मेरी बात समझ में आई? ठीक, चलिए एक दो जगह थोड़ा सा दिमाग दौड़ा लीजिए, इस टॉपिक को थोड़ा और अच्छा कर लेते हैं, फिर अगले दिन इसमें आगे बढ़ेंगे। जैसे एग्जांपल दो, इधर एरो दे दिए, इधर एरो दे दिए और इधर एरो दे दिए। इसको लिख दिए हैं P, इसको लिख दिए हैं Q और इसको लिख दिए हैं R। बोलो तो कौन रिजल्टेंट है? Q. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। Q is actually the resultant of P and R. Q जो है वो P और R का रिजल्टेंट है। अगला एग्जांपल देखो, ये मेरे पास है M, ये है N और ये है S। बोलो कौन है रिजल्टेंट? N है रिजल्टेंट, M प्लस S। अरे तुम लोग कार्टून उटून देखते रहता है क्या? इधर पढ़ भी रहा उधर कार्टून भी चला रहा क्या तुम? अगला एग्जांपल नेक्स्ट देखो, ये मेरे पास A है, ये मेरे पास B है, ये मेरे पास C है। कौन है रिजल्टेंट? B है रिजल्टेंट। चलिए बढ़िया। तो ये था आपके पास ट्रायंगल लॉ। अगर मेरे पास दो वेक्टर सेम ऑर्डर में रिप्रेजेंट हो, देखो ना यहाँ पे तुमको बताया गया है, अगर मेरे पास AB वेक्टर और ये CD वेक्टर सेम ऑर्डर में है तो जो इसका अपोजिट ऑर्डर वाला वेक्टर है वो रिजल्टेंट है। मतलब AD इज द रिजल्टेंट ऑफ AB वेक्टर और प्लस CD वेक्टर, ठीक है। यही आपके पास है ना लिखा हुआ है वेक्टर रिजल्ट। तो ट्रायंगल लॉ इसको कहते हैं। लेकिन इतना ही नहीं है, इसमें बहुत सारा चीज होगा जो हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए यहीं तक रखते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट समझने में? ठीक है ना। तो वेक्टर का स्टार्टिंग क्लास है, यहाँ कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज जो आप सीखेंगे वही अगले दिन से है ना आप यूज करने वाले हैं। Vectors are those physical quantity which have magnitude as well as direction and it must follow vector algebra. कोई भी ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन और जो वेक्टर के अलजेब्रा को फॉलो करेगा वही वेक्टर है, ठीक है। स्केलर्स आर दोज व्हिच हैव मैग्नीट्यूड ओनली, उसमें डायरेक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। और वेक्टर में मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, वेक्टर अलजेब्रा होगा। वेक्टर्स का एडिशन और सब्सट्रैक्शन ये सब फॉलो करने के लिए हमारे एक साइंटिस्ट थे हरमन ग्रासमैन, वो सबसे पहले वेक्टर अलजेब्रा को डेवलप करने में एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले किए थे। बाकी वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, किस तरह से प्लस होता है, कब माइनस होता है, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या है, डायरेक्शन का मतलब क्या है, ये एक एक करके हम लोग पढ़े। और ऑलमोस्ट हम लोग है ना वेक्टर अलजेब्रा आज स्टार्ट भी कर चुके हैं, क्योंकि आप जो अभी ट्रायंगल लॉ पढ़ रहे थे वो वेक्टर अलजेब्रा का ही पार्ट है। ट्रायंगल लॉ जो आप पढ़ रहे थे अभी वो वेक्टर अलजेब्रा का ही पार्ट है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट स्टेज से आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक के लिए आज थैंक यू। नेक्स्ट स्टेज से आगे। ओके, थैंक यू। Thank you, sir.
Thank you, sir. थैंक यू।